फ्रेंड्स, माधुरी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इसके पहले की वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। आज भी मैं आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर के आई हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिए, अच्छे से सुनिए, कोशिश कीजिए कि इन प्रश्नों को याद करने के लिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर ही हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? सितार वादन, बांसुरी वादन, शहनाई वादन या फिर सरोद वादन? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वह बांसुरी वादन से है। इनका जो संबंध है वह बांसुरी वादन से है। दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। उन्हें 1984 में संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा सन 1992 में पद्म भूषण एवं सन 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बांसुरी भारत में प्रेम और स्वर को मिलाने वाले वाद्य यंत्र के रूप में जानी जाती है। भारत में कई महान बांसुरी वादक हुए हैं, जिनमें से एक है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। इनका जन्म 1 जुलाई 1938 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता पहलवान थे। अपने पिता की मर्जी के बिना ही पंडित हरिप्रसाद जी ने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा नंबर सही है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं? अक्सर आप कंप्यूटर क्लास तो करते हैं, लेकिन उसमें अक्सर ये क्वेश्चन होते हैं कि एक बाइट में कितने बीट्स होते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन दे रखा है 8, 10, 12 या फिर 14। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बाइट में जो हमारे बीट्स होते हैं वह 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। बिट कंप्यूटर और सूचना तंत्रों में सूचना की सबसे छोटी इकाई होती है। बाइट संगणक व दूरसंचार में सूचना की इकाई होता है। यह 8 बिट से मिलकर बना होता है। बाइट कंप्यूटर की स्मृति में एक अक्षर द्वारा ली जाने वाली जगह को कहते हैं। एक बिट या एक अक्षर से मिलकर बना होता है। ये द्विधारी संख्या पद्धति में अक्षर को लिखने के लिए होता है। थोड़ी सी और अलग से मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि एक बिट बराबर बाइनरी डिजिट के होता है और 8 बिट्स जो हमारे होते हैं वो एक बाइट के होता है। 10-24 बाइट्स मिलकर के 1 किलोबाइट होते हैं और 10-24 किलोबाइट्स मिलकर के 1 मेगाबाइट बनाते हैं। 10-24 मेगाबाइट मिलकर के 1 गीगाबाइट बनाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? और अक्सर ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सबसे बड़ा महासागर है वह हमारा है प्रशांत महासागर। कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। पृथक करने का मतलब कि अलग करता है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल मैं आपको शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ 16,57,23,740 यानी कि 740 वर्ग मील, अर्थात अटलांटिक महासागर के दुगने से भी अधिक है। यह फिलीपींस तट से लेकर पनामा 9,455 मील चौड़ा तथा बेरिंग जलडमरू मध्य से लेकर दक्षिण अंटार्कटिका तक लगभग 10,492 मील लंबा है। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 14,000 फुट है। 14,000 फुट है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वह हमारा है प्रशांत महासागर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? हमारा ऑप्शन है रीता फारिया, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय या फिर डायना हेडन। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड का खिताब रीता फारिया जी ने जीता था। रीता फारिया ने जीता था। रीता फारिया पावेल का जन्म सन 1945
में मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। रीता फारिया पहली भारतीय और एशियाई मूल की महिला हैं जिन्होंने सन 1966 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। वह पहली भारतीय मिस वर्ल्ड हैं जिन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में विशेषता हासिल की। और भी अन्य भारतीय महिलाएं हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। तो हमारी ऐश्वर्या राय भी हैं, इन्होंने 1994 में जीता था। डायना हेडन ने 1997 में जीता है। युक्ता मुखी ने 1999 में, और प्रियंका चोपड़ा ने 2000 में। मानुषी छिल्लर जी ने जीता था 2017 में, यानी कि 2017 में, और सरगम कौशल ने 22 में जीता है। तो जो सबसे पहले जिन्होंने जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब वो हमारी थी रीता फारिया जी। रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिम्बाराम का संबंध है तैराकी, मुक्केबाजी, गोल या फिर तीरंदाजी से। तो आपको बताना चाहती हूँ कि जो लिम्बाराम का संबंध है वह है तीरंदाजी से। ये सब एक खेल के नाम हैं, तो तीरंदाजी से लिम्बाराम जी का संबंध है। लिम्बाराम का जन्म 24 सितंबर 1971 ईस्वी को राजस्थान में उदयपुर जिले के सरादित गांव में हुआ था। लिम्बाराम एक भारतीय तीरंदाज हैं। इन्होंने 3 बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया है। 1992 के बीजिंग एशियाई खेलों में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता था। वर्ष 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक में लिम्बाराम मात्र 1 अंक से पदक पाने से चूक गए थे। उन्हें वर्ष 1991 में भारत के प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारा ऑप्शन है जिनेवा, न्यूयॉर्क, जापान या फिर वॉशिंगटन डीसी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संक्षिप्त रूप में इसे कई समाचार पत्र संरा भी कहते हैं या फिर संरा भी लिखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 कब हुई थी दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 1945 को हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में 193 राष्ट्र है। तो दोस्तों ये भी हमारा एक क्वेश्चन बनकर के आता है कि संयुक्त राष्ट्र में कितने राष्ट्र हैं? तो आप बता सकते हैं कि 193 राष्ट्र हैं। कितने राष्ट्र हैं? 193 राष्ट्र हैं। विश्व के लगभग सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्र शामिल हैं। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क नगर में $85 लाख में खरीदी गई भू संपत्ति पर स्थापित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने में सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार व विश्व शांति के लिए है। तो अब आपको पता चली गया होगा कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, न्यूयॉर्क में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काली मिट्टी किस फसल से संबंधित है? ये अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कपास, मक्का, सोयाबीन या फिर तिल। तो दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि जो काली मिट्टी किस फसल से संबंधित है, तो वह है काली मिट्टी कपास से संबंधित है। कपास फसल से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का आंसर कई लोगों को पता होगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी और इकट्ठी कर लेते हैं। काली मिट्टी ज्वालामुखी मूल की है और रंग में काली है। इसे काली कपास मिट्टी के रूप में जाना जाता है। यह कपास की फसल उगाने के लिए अत्यधिक अच्छी मिट्टी है। यह मिट्टी मुख्य रूप से महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारों में पाई जाती है। गोदावरी और कृष्णा घाटियों के साथ दक्षिण में पूर्व की ओर विस्तारित होती है। काली मिट्टी पर उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों में जैसे गेहूं हो गया, ज्वार, अलसी, वर्जीनिया, तंबाकू, कपास और गन्ना भी शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया होगा कि काली मिट्टी किस फसल से संबंधित है, तो वह है कपास से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन है संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या फिर कृषि के क्षेत्र में। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं।
ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए रिकॉर्डिंग अकादमी द्वारा प्रस्तुत एक पुरस्कार है। द ग्रैमी सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह में से एक है। बिग 3 के रूप में आयोजित 3 सबसे बड़े वार्षिक संगीत पुरस्कार में से एक है। बिग 3 यानी दुनिया में आयोजित होने वाले वार्षिक संगीत पुरस्कार समारोह, जिसमें अमेरिकन म्यूजियम अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड और बिलबोर्ड म्यूजियम अवार्ड शामिल हैं। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 यानी कि 4 मई 1959 ईस्वी को आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ग्रैमी पुरस्कार जो दिया जाता है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जौ की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ ऑप्शन हमारा है जौ की खेती के लिए बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो जौ की खेती होती है वह सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होती है। किस राज्य में होती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। जौ की खेती का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, जबकि बिहार राज्य के कृषि क्षेत्र में 5% भाग पर जौ की, यानी कि 5% भाग पर बिहार में जौ की कृषि की जाती है। इसके अन्य उत्पादक राज्य जैसे हो गए राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब भी है। जौ प्राचीन काल से कृषि किए जाने वाले अनाजों में से एक है। इसका उपयोग प्राचीन काल में धार्मिक संस्कारों में होता था। तो जौ की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है दोस्तों? तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो जौ की खेती है वह सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होती है। किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश राज्य में होती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों आपको बताना चाहती हूँ कि जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है वह स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। और यह क्वेश्चन भी एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है और इसीलिए मैं आपके पास वही क्वेश्चन लेकर के आती हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बांध की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ है। ऑप्शन हमारे पास है बरगद, नीम, अशोक या फिर पीपल। तो दोस्तों एक हमारा है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है, तो वह तो आपको पता ही है क्या है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ पूछा गया है तो यह हमारा होगा अशोक। कौन सा होगा? अशोक। अशोक हमारा राजकीय पेड़ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कोविड का पहला मरीज कहाँ मिला था? हमारे पास ऑप्शन है मुंबई में, नई दिल्ली में, तमिलनाडु में या फिर केरल में। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भारत में जो कोविड का पहला मरीज मिला था वह मिला था केरल में। कहाँ पर मिला था? केरल में। और पहला कोविड मरीज मिलने के कारण ही यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत में कोविड का पहला मामला 30 जनवरी 2020, 30 जनवरी यानी कि ये डेट है 30 जनवरी 2020 को केरल में मिला था। कहाँ पर मिला था दोस्तों? केरल में मिला था, जब वुहान विश्वविद्यालय से मेडिकल की तीसरी वर्ष की छात्रा कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी। और वुहान में 31 दिसंबर 2019 को कोरोना वायरस से संक्रमण का पहला मामला सामने आया था। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए आप सभी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश यही रहेगी कि आपके लिए एग्जाम से संबंधित अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड की जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।